हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं का अध्याय 2 गास के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो गास के प्रमेय के अनुप्रयोग में जो है 3 पॉइंट मुझे पढ़ना है। तो पहला पॉइंट यहां पर दिया इसमें कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि यह 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, ठीक है, इस तरह से हर साल यानी उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में यह पूछता रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ये क्या है, महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण डेरिवेशन को कैसे हम आसानी से और सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देखते जाइएगा। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया प्रश्न है ना, ये दिया गया जो हेडिंग है, इस दिए गए हेडिंग के अनुसार सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे। अगर फिगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको 50% जो है इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक, तो देखिए कैसे। पहले लिखा अनंत लंबाई, तो अनंत लंबाई की कह रहा एक समान आवेशित सीधे तार। तो सीधे तार जानते ही होंगे, सीधे मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट मतलब एक सीधे लंबाई का हम क्या करते हैं, एक तार ऐसे बनाते हैं। तो ये हो गया अनंत लंबाई के, हो गया। कह रहा है एक समान, तो एक समान आवेशित मतलब जो प्लस आवेश है, धनावेशित है, ये देखिए एक समान है। धन 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 आवेश, धन आवेश, धन आवेश, एक समान हो गया। और सीधे तार कह रहा, देखिए सीधे हो गया। तो ये हमारा जो प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर यहां तक समझ में आ गया कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। तो ये हो गया अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार हो गया। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे आगे देखिए। अभी जो अनंत लंबाई का सीधा तार बना हुआ है ना, इस तार के चारों तरफ सराउंड मतलब चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र में किसी में एक पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या प्राप्त करना है, तीव्रता प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे प्राप्त हो रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज करेंगे कि ये जो आवेशित सीधा तार है ना, तो इसके चारों तरफ हम एक देखिए हमने क्या किया, इससे एक समान आवेशित सीधे चार तार के जो था चारों तरफ हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ का नाम क्या है यहाँ पर, बेलन है। क्या है? बेलन। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बेलन बना दिया। ठीक, अब बेलन क्यों ही बनाया गया? क्योंकि आपको पता होगा कि गॉस के प्रमेय, गॉस का जो प्रमेय है, ये गॉस का प्रमेय पूरा टोटल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किस पृष्ठ के लिए होता है? बंद पृष्ठ। और आपका बेलन कैसा है? बंद पृष्ठ हो गया। क्लियर हो गया। और यह होमोजेनियस बॉडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर बेलन को हम काटते जाएं तो इसका जो है एक जैसा ही काटने पर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, सब एक जैसा, इसीलिए इसको बोला जाता है होमोजेनियस बॉडी होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट या उसको घेरे यानी चारों तरफ हम क्यों बेलन ही बनाए हैं। तो बेलन इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि गॉस का प्रमेय में हमेशा बंद पृष्ठ ही लागू होता है, और बंद पृष्ठ में कैसा है, बेलन है। क्लियर हो गया ना समझ में? अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर इसके चारों तरफ हो गया। अब ये जो इस एक समान आवेशित सीधे तार के जो चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। अब इसमें आपको फिगर में अब समझना है सब कुछ जो भी है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो है, ये जो समतल पृष्ठ ऊपर है, इसको मानेंगे हम यस1। क्या मानेंगे? यस1 हो गया। ये जो नीचे है, ये भी समतल पृष्ठ है, इसको मानेंगे F2। और ये जो पूरा टोटल पृष्ठ है, इसको मानेंगे S3। क्या मानेंगे? S3। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पर हो गया। और यहाँ से लेकर इस बिंदु से अगर देखा जाए तो ये क्या आपका है, स्मॉल r त्रिज्या है। तो त्रिज्या यहाँ भी ले सकते हैं, स्मॉल r। ठीक, क्लियर हो गया। अब समझिएगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, तो देखिए यही है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट।
ठीक है। निकट, निकट ये बिंदु हो गया P, यहाँ पर P रख लीजिए। निकट बिंदु क्या है? P है। और इसी P बिंदु के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे क्या करना है? प्राप्त करना है। ठीक, फिगर तो आपको समझ में आ गया। इस दिए गए प्रश्न या दिए गए हेडिंग के अनुसार आपको यह चित्र समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि ये जो लंबाई है, इसके पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पृष्ठ की लंबाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा? स्मॉल यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल यल। अब हमें क्या करना है कि इसके 3 वर्किंग स्टेप है। अगर 3 वर्किंग स्टेप आपको समझ में आ गया तो जान लीजिए आपको यह व्यंजक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वह 3 वर्किंग स्टेप कौन है? ध्यान से देखिएगा। देखिए, यही वर्किंग स्टेप है। मतलब इस चित्र से मुझे 3 वर्किंग स्टेप करना है। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको दर्शाया जाएगा लैम्ब्डा से। तो सपोज डेट इस आवेशित चालक का मान लीजिए जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है? लैम्ब्डा है। क्लियर हो गया? अब लैम्ब्डा बराबर होता है Q अपॉन L, या Q बराबर लैम्ब्डा इंटू L। दूसरा पॉइंट है इसमें फ्लक्सों की संख्या प्राप्त करना है। तो फ्लक्सों की संख्या हमें हर पृष्ठ पे प्राप्त करना है। S1 पर भी है, और क्या है? S2 पर भी है, और क्या है? S3 पर। क्योंकि आपको पता होगा कि पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है अलग अलग होता है। तो पृष्ठ से निकलेगा, तो पृष्ठ समतल अगर है तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स की संख्या 0 होगा। तो S2 पर भी वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या होगा? 0 होगा। परंतु यहाँ पर क्या होगा? ये इसके समांतर होगा, तो इसका मान कुछ ना कुछ अलग निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा। और तीसरा पॉइंट है गाउस के प्रमेय। गाउस के प्रमेय भी इसमें लागू होगा। तो 3 पॉइंट याद होना चाहिए आपको कि मुझे रेखीय आवेश घनत्व तैयार होना चाहिए, फ्लक्सों की संख्या और गाउस की प्रमेय। अब समझिए, एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। इसके फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि लैम्ब्डा बराबर होता है Q बटे L होता है। तो L के पहले एक छिपा है, तो इसको हम बोलेंगे एकांक। क्या बोलेंगे? एकांक। तो मानेंगे जो चालक है, तो चालक के एकांक लंबाई पर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लिखवाएंगे नहीं, यहाँ पर बस मुंह से बोल देंगे कि यहाँ इसके आगे एक छिपा है, इसके आगे भी एक छिपा है, तो यहाँ एकांक बोलेंगे। तो बोलेंगे कि चालक की एकांक लंबाई, यल की जगह पर क्या बोलेंगे? चालक के एकांक लंबाई पर, और क्यू का मतलब बोलेंगे आवेश। तो चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्ब्डा बराबर होता है Q बटे स्मॉल यल, या Q बराबर लैम्ब्डा इंटू यल। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे, कैसे डेरिवेशन करना है, बस आप आसानी से देखते चलें। डेरिवेशन, ठीक है ना? देखिए डेरिवेशन कैसे हो रहा है, अच्छे से देखिएगा। पहला स्टेप में बोला रेखीय आवेश घनत्व, यहां लिख दीजिए पृष्ठ पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q बटे स्मॉल यल, या Q बराबर लैम्ब्डा इंटू स्मॉल यल। ये पहला पॉइंट हो गया। इक्वेशन नंबर क्या बन गया? फर्स्ट। अब दूसरा देखिए, मैंने आपको बताया था दूसरा क्या है? फ्लक्सों की संख्या फाई ई है। तो फ्लक्स की संख्या में फाई ई है ना, तो हमारे पास 3 पृष्ठ है, S1 भी है, S2 भी है, और क्या है? S3 है। तो हम क्या करेंगे? एक एक पृष्ठों का वैद्युत फ्लक्स की संख्या प्राप्त कर लेंगे। चलिए एक एक पृष्ठों को हम निकालते हैं। तो जो S1 है ना, ये समतल है। कैसा है? समतल। ध्यान दीजिएगा, S1 जो पृष्ठ है ये कैसा है? समतल है। ठीक। अब आपको पता होगा कि समतल सिरों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की मान क्या होती है? 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन तलों से परस्पर या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? लंबवत होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहला पॉइंट यहां लिख रहे हैं S1 के द्वारा, तो लिखेंगे समतल पृष्ठ, चलिए देखिए लिखा है समतल पृष्ठ S1 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या मैं बोला था ना कि फ्लक्स की संख्या किसे दर्शाया जाता? फाई ई से। परंतु यहाँ S1 है तो यहाँ हो जाएगा फाई E1 बराबर होता है आपका सूत्र E/S1 इंटू कॉस थीटा। फ्लक्स की संख्या निकालना हो, इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा कैसे निकाला गया है। ठीक। अब देखिएगा यहाँ फाई E1 बराबर E/S1
अब देखिए कास थीटा की जगह पे वैल्यू कितना रखना, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला ना समतल पृष्ठ जो है ये समतल पृष्ठ है कि नहीं है, तो समतल पृष्ठों के सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये तो हम मान लीजिए, हम तो समझ गए कि समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्सों की संख्या फाई E1 बराबर शून्य होता है। लेकिन कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। ये जो समतल पृष्ठ है ना, अब इस समतल पृष्ठ पे मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये समतल पृष्ठ है ना। तो अगर देखा जाए तो इस समतल पृष्ठ पर अगर यहाँ पर उठाया जाए, लंबवत होगा एक दूसरे से, क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, समतल पृष्ठ S1 का जो है पॉइंट इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, लंबवत है। और लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90 अंश। तो हो जाएगा फाई E1 बराबर E S1 गुणे काश 90 का वैल्यू होता है शून्य, तो यहाँ आ जाएगा फाई E1 बराबर 0 आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरह समतल पृष्ठ, देखिए इसी तरह समतल पृष्ठ S2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, ये जो S2 पृष्ठ है, इस S2 पृष्ठ समतल है और समतल पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तो S1 भी समतल था, S2 भी क्या था, समतल था। तो S1 का वैल्यू कितना आया, मतलब S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई E1 बराबर शून्य आया। तो यहाँ S2 है, तो यहाँ हो जाएगा फाई E2। फाई E2 बराबर भी कितना आएगा, शून्य नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला ही लगाएंगे ES2, लगा भी सकते हैं यहाँ पर, काट दीजिए इसको, ES2 कास थीटा, तो हो जाएगा फाई E2 बराबर, फिर वही रखेंगे मान, ES2 गुणे कास 90 अंश। क्यों, क्योंकि S2 वाले से भी कितना हो रहा है, देखिए परस्पर लंबवत हो रहा है कि नहीं, पृष्ठ के लंबवत हो रहा है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ हो जाएगा फाई E2 बराबर हो जाएगा, काश 90 का वैल्यू शून्य होता है, तो शून्य में इन दोनों का गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। तो फाई E2 का भी वैल्यू कितना आ गया, शून्य ही आ गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कौन सी पृष्ठ बचा है आपके पास, S3 बचा है। क्या बचा है, S3। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो S3 है ना, ये S3 बेलन के पृष्ठ पर ना, तो वक्र के रूप में, किसके रूप में है, वक्र के रूप में है। तो यहां पर निकालेंगे बेलन का वक्र रूप। देखिए S3 जो था ना, S3 ध्यान दीजिए, S3 जो है ये आपका एक वक्र के रूप में है, और इसी को हम गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसको वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ हो जाएगा कि वक्र पृष्ठ कैसा है, बेलन का है, बेलन का। तो वक्र पृष्ठ S3 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या हो जाएगा फाई E3 बराबर ES3 कॉस थीटा। तो फाई E3 बराबर ES3 गुणे, अब देखिए कास थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। जब किसी वक्र, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बेलन है ना, इसको कहीं से भी काटते जाएंगे तो एक जैसा रहेगा। तो S3 पृष्ठ से अगर जाएगा यहाँ पर, तो एक समांतर हो रहा है, क्या हो रहा है, समांतर, इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो रहा है। तो समांतर में कास थीटा का वैल्यू हो जाएगा शून्य, कितना हो जाएगा, सॉरी, इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर हो जाएगा कास 0 अंश, तो फाई E3 बराबर हो जाएगा ES3 में कास 0 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा फाई E3 बराबर ES3, क्या हो गया, ES3 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर, देखिए। तो फाई E बराबर ES3 हो गया। तो फाई E3 बराबर ES3 दिया ना, तो E हो जाएगा, और ये जो S3 दिया था, ध्यान दीजिएगा, S3 आपका वक्र है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल। अब ये निकल कर आ गया आपका फाई E बराबर E इंटू 2 पाई आर यल हो गया। अब हम निकालेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या। क्यों, क्योंकि देखिए फ्लक्स की संख्या यहाँ पर S1 का भी आया है, S2 की फ्लक्स संख्या आया है, और S3 का भी, S3 पृष्ठ पर भी क्या आया, फ्लक्सों की संख्या। अब हम लिखेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या। कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या फाई E बराबर फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस
φE3, ठीक। तो φE बराबर φE1 का वैल्यू 0 है, देखिए ध्यान से। फिर φE2 का वैल्यू कितना है, 0 है। और φE3 का वैल्यू कितना है, E2πrl हो गया, ठीक, क्लियर। अब यहाँ निकल कर आपका आया φE बराबर, अब E2πrl में 0 जोड़ेंगे तो मान आएगा E2πrl आ गया। ठीक हो गया। अब आपको पता होगा कि मैंने रेखीय आवेश घनत्व पहला स्टेप, वर्किंग स्टेप कर लिया, फ्लक्सों की संख्या भी निकाल लिया। अब बचा कौन सा प्रमेय, गॉस के प्रमेय से। अब आइए हम गॉस के प्रमेय से समझते हैं तीसरा स्टेप। देखिए अब तीसरा स्टेप, वर्किंग स्टेप क्या है, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, φE बराबर होता है Q अपॉन ऑफ साइलेंस नॉट होता है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस φE का वैल्यू देखिए ध्यान से कि φE का जो वैल्यू है ना, वैल्यू, तो देखिए φE का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, E2πrl। तो यहाँ हो जाएगा E2πrl बराबर, क्लियर हो गया, Q। अब Q का जो मान है ध्यान दीजिएगा, इसमें रेखीय आवेश घनत्व में ध्यान दीजिएगा, Q बराबर क्या दिया है, लैम्डा इंटू यल। तो यहाँ Q की जगह पे हो जाएगा लैम्डा इंटू यल बटे अब साइलेंस 0। अब इसमें देखिए ये आपका राइट हैंड साइड और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए यल है, यल यल कैंसिल हो गया, यल क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या, E2πr बराबर लैम्डा बटे अब साइलेंस नॉट। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्राप्त होता है, यानी डिनोट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा E बराबर, बचा आपका E2πr बराबर लैम्डा बटे अब साइलेंस नॉट हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको केवल E को छोड़ दीजिए, तो E बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा बटे 2πr अब साइलेंस नॉट, ठीक। आई होप आपको अब पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आया आपका E बराबर लैम्डा बटे 2πr अब साइलेंस नॉट। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको गॉस के यानी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला हिस्सा हम आपको क्या किए, समझा दिए। अब देखिए हेडिंग यही था आपका, क्या था, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो फिगर था, एक था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार था, और इसके पृष्ठ आवेश घनत्व क्या था, लैम्डा था। और इस आवेशित चालक तार के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हुआ तो उसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की क्या प्राप्त करना था, तीव्रता प्राप्त करना था। तो देखिए यहाँ पर आपका मान निकल कर आ गया। फार्मूला यही है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा बटे 2πr ऑफ साइलेंस नॉट होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको यह हमारा टॉपिक बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर।